गुड मॉर्निंग बच्चों। IGSS डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे के इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री के क्लास 11th के टॉपिक आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज अपन इसको देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया था, जिसमें बहुत सारी कमियां नज़र आई थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे अगले साइंटिस्ट आए थे सर हेनरी मोजले। हम हेनरी मोजले की बात कर रहे हैं। हेनरी मोजले, इन्होंने एक बात बताई थी कि आपको पता है कि अगर किसी धातु पर, किसी मेटल पर या किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो वो एक्स किरण वहाँ से निकलती है। तो हेनरी मोजले ने ये बताया कि तत्वों से निकलने वाली जो एक्स किरण होती है उसकी जो आवृत्ति है वो तत्वों के परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर यानी जेड पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि एक्स किरणों की आवृत्ति का जो वर्गमूल होता है वो इक्वल होता है a इंटू बी माइनस जेड, यानी आवृत्ति का जो वर्गमूल है वो जेड के समानुपाती होता है। और यहाँ पर a और b एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हैं जिन्हें हम हेनरी मोजले कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हो गई, यहाँ पर ये है एक्स किरणों की आवृत्ति, ये एक्स रेज का फ्रीक्वेंसी है, एक्स रे की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो और जब हेनरी मोजले ने एक्स किरणों की आवृत्ति के वर्गमूल और जेड के बीच में ग्राफ बनाया तो उसे एक सरल रेखा मिली थी। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि एक्स किरणों की आवृत्ति जो होती है वो जेड पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है। तो इस आधार पर हेनरी मोजले ने ये बताया कि तत्वों का जो पर्टिकुलर जो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, यानी जेड उसका फंडामेंटल नंबर होता है एटॉमिक वेट की जगह पर। तो उसके आधार पर हेनरी मोजले ने एक आवर्त नियम दिया तत्वों के। इसका मतलब है तत्वों के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रभावित करता है, ना कि परमाणु भार प्रभावित करता है। तो ज़्यादातर जो गुण हैं वो परमाणु क्रमांक पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो उसने ये बताया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। यानी कि उसने थोड़ा सा चेंज किया मेंडलीफ के रूल में कि तत्वों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है, पीरियडिक फंक्शन है किसके? एटॉमिक नंबर के, यानी कि जेड के, जेड पर डिपेंड करते हैं। इस आधार पर उसने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। इसका मतलब ये होता है तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाए तो एक डेफिनेट सर्टेन टाइम के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब ये होता है समान गुण वाले तत्व एक जगह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, यानी उनके वर्ग बन जाते हैं। तो इस आधार पर कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि बोर, रेंग, वर्नर, वरी, रेंग, बोर, वर्नर और बरी, इन 4 साइंटिस्टों ने तत्वों को अरेंज करते हुए आवर्त सारणी बनाई और इसे नाम दिया आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप, आवर्त सारणी का लॉन्ग फॉर्म उन्होंने बनाई। चूँकि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो थोड़ी छोटी थी तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए उसको बढ़ा करके उसको दीर्घ स्वरूप बनाया, बड़ा स्वरूप उसको दिया, ठीक है ना। और उसी से आज की वर्तमान, और इसी से बनती है वर्तमान आवर्त सारणी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है वो दीर्घ स्वरूप सारणी का ही एक रूप है। यूँ कहा जा सकता है कि दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी ही वर्तमान आवर्त सारणी है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताने की चलूँगा, ठीक है। केवल
एक छोटा सा पार्ट का डिफरेंस रहा है। वो सबसे पहले अपन दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी की बात करके चलते हैं। दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी में टोटल यानी कि आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा है। एक तो है इसका पीरियड और सेकंड पार्ट है इसका क्लास यानी वर्ग। इसको तो बोलते हैं वर्ग और इसको बोलते हैं आवर्त, ठीक है ना। तो उसने पीरियड्स की जो संख्या थी वो 7 आवर्त रखे, 7 पीरियड हैं, ठीक है। और इधर रखे हैं उसने 18 7 यानी कि दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। आवर्त क्या होते हैं? आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखाएं होती हैं, उनको बोला जाता है आवर्त। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती हैं, उनको बोला जाएगा वर्ग। ऊर्ध्वाधर जो खाने होंगे खड़ी पंक्तियों को हम बोलेंगे वर्ग और क्षैतिज पंक्तियों को बोला जाएगा पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से उन तत्वों को व्यवस्थित किया। अब इन 7 आवर्तों में किस तरह से तत्व व्यवस्थित हैं तो वो आप देख लें। प्रथम आवर्त, फर्स्ट जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट रखे हैं और 2 वो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और हीलियम, टोटल 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं और ये हैं Li 3 से Ne 10 तक के, नियॉन 10, लिथियम 3 से नियॉन 10 तक के टोटल 8 एलिमेंट हैं। और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसमें सोडियम 11 से ऑर्गन 18 तक के 8 एलिमेंट है। तो सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं और इनको जो नाम दिया गया है, इनको कंप्लीट पीरियड नाम दिया गया है। शॉर्ट पीरियड भी बोल सकते हैं। और फोर्थ जो पीरियड है इसमें 18 एलिमेंट रखे हैं, 18 एलिमेंट हैं। और वो एलिमेंट किस तरह से हैं? इसमें पोटेशियम 19 से, ठीक है, क्रिप्टॉन 36 तक के 18 एलिमेंट है। और इसी में ही 10 ट्रांजिशनल एलिमेंट आते हैं, संक्रमण तत्व आते हैं, जिनको अपन डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक 10 डी ब्लॉक तत्व भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से फिफ्थ पीरियड में, ठीक है, इसमें भी 18 एलिमेंट हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट। इसमें Rb 37 से जिनॉन 54 तक के 18 एलिमेंट हैं। तो यहाँ भी डी ब्लॉक वाले 10 एलिमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों पीरियड्स को लॉन्ग पीरियड नाम दिया जाता है, इनको लॉन्ग पीरियड यानी कि दीर्घ आवर्त नाम दिया जाता है। इसके बाद 6 जो पीरियड है, इसमें टोटल 32 एलिमेंट है, 32 एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट हैं वो सीजियम है ना, सीजियम 55 से Rn 86 यानी रेडॉन 86 तक के एलिमेंट हैं। टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, एक बात और बता देते हैं। इसमें जो आने वाले एलिमेंट हैं, इसमें लेंथेनाइड श्रेणी के
14 एलिमेंट भी आते हैं, 14 एलिमेंट भी आते हैं, ठीक है ना। और ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, ये एलिमेंट होते हैं CE से लेकर के LU तक के, ठीक है। ये CE से लेकर LU तक के 14 एलिमेंट्स, यहाँ पर ये 14 एलिमेंट्स इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसको नाम, और इस पीरियड को नाम दिया गया है, इस पीरियड को नाम दिया गया है, इसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। और इसके बाद 7th जो पीरियड होता है, इसमें है ना, इसमें FR 87 से और 114 तक के एलिमेंट है। और 114 एलिमेंट को हम बोल सकते हैं UUQ तक के 114 एलिमेंट है। और आपको पता है 7th पीरियड में 118 तक एलिमेंट आ सकते हैं। तो ये आपका इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है ना, ये आपका इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है ना। अब इसी के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा आगे की बात कि इसी के अंदर 14 एलिमेंट और आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं जो लेंथेनाइड श्रेणी के होते हैं। सॉरी, ये 14 एलिमेंट लेंथेनाइड के तो 6 श्रेणी में आते हैं। और 7th सीरीज में, ठीक है ना, एक्टिनॉइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो आने वाले एलिमेंट हैं TH 90 से LR 103 तक के 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के 14 एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम एक्टिनॉइड सीरीज नाम दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो एलिमेंट है उनका डिस्क्रिप्शन किस तरह से होता है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2। सेकेंड पीरियड में सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, इसमें लिथियम से नियॉन 10 तक और सोडियम से ऑर्गन 18 तक, और इसे कंप्लीट पीरियड बोलते हैं। 4th एंड 5th एलिमेंट को, ठीक है, इसमें पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और इनमें डी ब्लॉक वाले 10 एलिमेंट्स भी आते हैं, 10 एलिमेंट्स दोनों में आते हैं। इसी तरह से 6 एलिमेंट में 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें लेंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स भी आते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स आते हैं। और सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के, यानी कि सीरियम 58 से लेकर के Lu 71 तक के 14 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह से 7th पीरियड में फ्रेंशियम 87 से लेकर 114 तक के आपके एलिमेंट आते हैं। चूँकि ये पीरियड कंप्लीटली फिल्डअप नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखें आप लोग, इसमें भी 14 एलिमेंट आते हैं एक्टिनाइड सीरीज के, और वो थोरियम 14 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इवन आप ये समझ लें कि ये जो 4th, 5th, 6th और 7th जो पीरियड है, इसमें इन सब में डी ब्लॉक सीरीज के या डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 4th और 5th में आएंगे, 6th और 7th में नहीं आएंगे, 6th और 7th में भी डी ब्लॉक सीरीज के 10 एलिमेंट भी आते हैं। तो इस तरह से ये पीरियड में आपके एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन होता है। और अब आप देखो स्क्रीन पर आपको मॉडर्न पीरियड टेबल का एक दिखाई दे रहा होगा, और इस टेबल में आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से एटॉमिक
जो नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है उसमें इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके इस जो टेबल है उसको आप थोड़ा सा देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको थोड़ी देर के लिए बताया था कि पीरियड में एलिमेंट किस तरह से अरेंज है, वो सारे पीरियड 1 बाय 1 आप पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, आप आवर्त सारणी में जो मैंने भी आपको बताया, जो आवर्त जो संख्या है, पीरियड जो नंबर है, वो उस एटम के वैलेंसी शेल को यानी कि आउटर शेल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है अगर किसी एटम का पीरियड 1 है तो इसका मतलब है उसमें आउटर शेल 1 होगा। अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड में आ रहा है या थर्ड पीरियड में आ रहा है तो वही उसका क्या होता है, आउटर शेल या वैलेंसी शेल होता है। लेट मी क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि उसमें जो वर्ग होते हैं या क्लास होते हैं उनका किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, जो इसकी दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी होती है, दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी की बात करें तो आपको, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो क्लास हैं यानी वर्ग हैं उनकी संख्या है टोटल 18 वर्ग हैं। ठीक है ना। अब उन वर्गों को किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है वो आप देखें। तो दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी में फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद थर्ड बी और थर्ड बी से सेवंथ बी और उसके बाद एट्थ के बाद फर्स्ट बी, फिर सेकंड बी और फिर उसके बाद थर्ड ए से सेवंथ ए तक के एलिमेंट और फिर उसके बाद लास्ट में जो वर्ग दिया गया है 0 दिया गया है। ये इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है वर्गों का। ये सारा सिस्टम दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी में है, लॉन्ग यानी कि पीरियड लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में है। और यदि हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की यानी IUPAC के नए नियमों के अनुसार, ठीक है ना, इनको जो नंबरिंग है वो इस तरह से दी गई है। इसको 1 2 3 और 3 से 3 के बाद है ना, और इसके बाद ये आ जाता है लेकर के 7 और इसके बाद यहाँ पर 8th में 3 वर्ग आते हैं, 8, 9 और 10 वर्ग। फर्स्ट बी में 11, ठीक है, सेकंड बी में 12, इसके बाद 13 से यहाँ पर 17 और ये 18 वर्ग होता है। ठीक है ना। तो ये इनका डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, अब जो इनको वर्ग नंबर दिए गए हैं वो IUPAC के नियमों के नए नियमों के अनुसार दिए गए हैं। चाहे आप दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी की बात करें, चाहे मॉडर्न आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग बात करें। जैसे अगर दीर्घ स्वरूप की बात करें तो फर्स्ट ए का मतलब होता है फर्स्ट ए वर्ग में आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनके सबके वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ओबियसली हम इससे उनकी वैलेंसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट जो वर्ग है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सारे एलिमेंट्स का फर्स्ट वर्ग में आने वाले जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ये बात करें सेकंड ए की बात करें तो ये सारा जो वैलेंसी है हम ए वर्ग वालों के लिए बात करते हैं, बी वालों के लिए इस तरह की कोई बात नहीं होती है। ये आप सबसे विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखें। ये थोड़ा सा समझने के लिए याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि फर्स्ट ए वर्ग में आने वाले सेकंड ए वर्ग में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनके सबके वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड ए की बात करें तो थर्ड ए में आने वाले एलिमेंट जो हैं उनकी वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि सबके यूनिट नंबर, सबके वैलेंसी शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी अगर यहाँ पर नंबरिंग डबल डिजिट में दे रखी है तो डबल डिजिट में नंबर हो तो आप उसका यूनिट नंबर देखेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर इसका 3 है और यहाँ पर थर्ड है तो थर्ड से तो डायरेक्ट पता लग रहा है 3, तो थर्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह सेवंथ की बात करें तो सेवंथ वाले में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंसी शेल में, और डिजिट अगर डबल डिजिट की बात करें तो लास्ट में यूनिट नंबर 7 आता है, तो वैलेंसी नंबर कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और 0 वाले में 18 हो गई, तो 18 का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। अब जितने भी वर्ग हैं उनको स्पेशल नेम दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ए वर्ग की बात करें, फर्स्ट ए वर्ग को एल्कली मेटल बोला जाता है। एल्कली मेटल मतलब क्षार धातु।
फर्स्ट ए वर्ग को बोला जाता है क्षार धातु, क्योंकि फर्स्ट ए वर्ग में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति यानी प्रबल क्षारीय प्रकृति, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं। सेकंड ए वर्ग में आने वाले जो मेटल हैं इनको एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है ना, यानी कि क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। तो ये भी क्षारीय होते हैं लेकिन इनकी क्षारीय प्रकृति एल्कली मेटल से थोड़ी सी कम होती है। इसी तरह से थर्ड ए वर्ग को हमने नाम दिया है क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है बोरोन है, तो इसको नाम दिया है बोरोन फैमिली। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पीरियड के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो अपने वर्ग का क्या कर देते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सेकंड जो पीरियड वाले एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो इससे ये पता लग रहा है कि सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। सिमिलरली अगर अपन फोर्थ ए की बात करें तो फोर्थ ए में फर्स्ट एलिमेंट कार्बन होता है, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन फैमिली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एलिमेंट उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसी तरह से फिफ्थ ए वर्ग की बात करें तो फिफ्थ ए वर्ग में फर्स्ट एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, तो इसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, या इसका एक नाम और है, इसको हम चाल्कोजन भी कहते हैं। इसको चाल्कोजन नाम भी दिया जाता है। चाल्कोजन का मतलब ये होता है कि इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या काम करता है, वो बेसिकली, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की एक्टिविटी को कम करता है। क्या काम करता है, ऑक्सीजन की एक्टिविटी को कम करता है। अब ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम कर दी, मतलब ऑक्सीजन की एक्टिविटी को जाम कर दिया, चौक कर दिया, इसलिए इसको नाम दिया जाता है चाल्कोजन, ठीक है। तो और इसी तरह से 6A फैमिली जो होती है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, तो उसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है, इसको हम चाल्कोजन, फिफ्थ ए वर्ग में आने वाली जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन, तो इसलिए अपन नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं इसको। और इसका एक नाम और होता है निकोजन। निकोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की एक्टिविटी को कम करता है। ऑक्सीजन की एक्टिविटी को क्या करता है, कम कर देता है, इसकी क्रियाशीलता को घटा देता है। और ग्रीक में नाइकोज का मतलब होता है टू चौक, मतलब जाम कर देना, यानी कि रोक देना, है ना, रोक देना, जाम कर देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पाइप जाम हो गया है, चौक हो गया है, यानी कि स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि वो जब कोई चीज़ हो जाती है तो इस तरह से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, निकोजन, ठीक है। इसी तरह से 6A एलिमेंट, इसमें फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन होता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली। और इसको एक नाम और दिया जाता है चाल्कोजन। चाल्कोजन का मतलब होता है कि यहाँ पर चाल्कोज वर्ड से बना है, चाल्कोज वर्ड का मतलब होता है और का मतलब होता है अयस्क। इसका मतलब होता है ये जो एलिमेंट है जिनमें स्पेशली ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ये पृथ्वी पर जितने भी अयस्क मिलते हैं, जिनसे अयस्क क्या होते हैं, जिनसे धातुएं मिलती हैं, धरती से खोदकर खनिज मिलते हैं और खनिजों में कुछ अयस्क होते हैं जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, यानी कि अयस्क एक प्रकार से खनिज का ही एक रूप है, आप समझ सकते हैं, जिनसे व्यापारिक स्तर पर, यानी कि जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है जिन खनिजों में, उनको हम बोलेंगे अयस्क। और उन अयस्कों को बनाने में, धरती में जो अयस्क बनते हैं उनमें स्पेशली ऑक्सीजन और सल्फर का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम मात्रा में ऑक्सीजन और सल्फर पाई जाती है। इसलिए
जो अयस्क प्राप्त होते हैं वो ऑक्सीजन और सल्फर के यौगिकों के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए इस फैमिली को हम चालकोजन भी कहते हैं। इसके अलावा और भी जो एलिमेंट है वो भी अयस्कों के साथ मिलते हैं, इसलिए भी इसको चालकोजन कहा जाता है। इसके बाद आता है 7th ए वर्ग। 7th ए वर्ग में 7th ए वर्ग में सिस्टम क्या है आप समझ लें। 7th ए वर्ग में को हम नाम देते हैं फ्लोरीन फैमिली, और इसका एक नाम और होता है हेलोजन। इसको हम हेलोजन भी कहते हैं। हेलोजन का बेसिक मतलब होता है, यहां ये हेलस वर्ड से बना है और हेलस का मतलब होता है साल्ट। इसका मतलब है ये जितने भी एलिमेंट हैं वो धातुओं से, स्पेशली क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, साल्ट। जैसे क्षार धातु एल्कली मेटल है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम से क्रिया करके NaF बनाएगा, फ्लोरीन से क्रिया करके NaF बनाएगा, या NaCl बनाएगा, या NaBr बनाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। तो ये सारे जो कंपाउंड हैं वो सब क्या है, साल्ट हैं। इसलिए 7th ए वर्ग को बोला जाता है हेलोजन। क्या नाम दिया जाता है, हेलोजन नाम दिया जाता है। इसके बाद आती है लास्ट जीरो फैमिली। तो जीरो फैमिली को हम नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाली जो गैसेज होती हैं वो सभी नोबल होती हैं, मतलब एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेज कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होते हैं, वातावरण में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता लगभग 0 होती है। तो ये बहुत ज़्यादा विशेष परिस्थितियों में थोड़ी बहुत क्रिया कर सकते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसेज या अक्रिय गैस कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो वर्ग नेम है IUPAC के अनुसार 1 है, इसका 2 है, इसका 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, और ये हो जाएगा आपका 18। इसका मतलब है इनमें आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें यूनिट नंबर 3 है और वैसे 30 से रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जब किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसका विन्यास पूरा हो जाता है, जिसको अपन पूरित विन्यास, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और जो इसकी मोस्ट स्टेबल कंडीशन यानी मोस्ट स्टेबल फेज होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बात करें तो अब चूंकि हमें पता लग रहा है इनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, तो इससे इनकी वैलेंसी का पता लगता है कि जैसे 1 2 3 इनकी वैलेंस इनके नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 हो जाएगी और इसकी 4 हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी -3 हो जाएगी, ये इसकी -2 हो जाएगी, इसके लिए -1 और इसके लिए कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो वर्ग नंबर है वो भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं कि बोरॉन से लेकर के, है ना, एक स्टेयर बना हुआ है, एक सीढ़ी बनी हुई है जो बोरॉन से लेकर के और 80 तक आती है। तो बोरॉन के जो राइट साइड वाले, जहाँ पर कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं, उधर की तरफ के जो भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट किस तरह के होते हैं, ये सभी एलिमेंट आपके हो गए सभी नॉन मेटल होते हैं, और जबकि इसके लेफ्ट साइड में आने वाले जो भी एलिमेंट हैं वो सभी मेटल होते हैं। और इस स्टेयर के निकटवर्ती टच करते हुए जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको मेटेलॉइड बोला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक नेचर घटती है और नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ती है। तो बीच में जो स्टेयर पर एलिमेंट आ रहे हैं वो उनके कनेक्टिव पॉइंट होते हैं, जहां पर उन एलिमेंट्स में कुछ मेटेलॉइड, कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज उनमें पाई जाती है। तो इस तरह से आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक पीरियड टेबल कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं आप, ठीक है, अब इसका एक इस तरह से और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पीरियड टेबल को डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा एस ब्लॉक एलिमेंट।
एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में होगा या एस सब शेल में होगा। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 और NS2 होता है। और इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए क्लास के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, सेकंड इज पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस ब्लॉक में आने वाले जो एलिमेंट हैं वो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड वाले एलिमेंट आएंगे, जो कि 13 से 18 पीरियड के जो क्लास के एलिमेंट हैं। और इनका जो वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP126। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो p सब शेल यानी कि p ऑर्बिटल में पाया जाएगा। थर्ड इज अब एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सभी मेटल है। सबसे ज़्यादा वेरिएशंस मिलता है आपको पी ब्लॉक में। इसमें मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं और मेटलॉइड भी आते हैं। थर्ड जो आता है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना। और इसमें आने वाले जो इलेक्ट्रॉन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 डी ऑर्बिटल या सब शेल में एंट्री करता है। तो इनका जो वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS12 n-1 D12 10। ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो 4th पीरियड से 7th पीरियड तक के, 4th पीरियड से 7th पीरियड तक के एलिमेंट आते हैं। और इसमें ये जो इनका जो क्लास होता है, इनका जो वर्ग होता है वो 3rd वर्ग से 12 वर्ग तक के, ठीक है ना, 12 तक के वर्ग तक के एलिमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इनका बेसिक फंडामेंटल होता है। डी ब्लॉक में एक बात बता देते हैं, डी ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं उनमें 3rd से 11th वर्ग के जो एलिमेंट हैं इनको बोला जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट, यानी कि इनको बोला जाएगा संक्रमण तत्व। इनको संक्रमण 3rd से लेकर के 11th एलिमेंट तक के जो एलिमेंट हैं, ठीक है ना, 3rd से लेकर के 11th वर्ग तक के एलिमेंट जिनको बोला जाएगा संक्रमण तत्व। 12th वर्ग को ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बोला जाता है, हालांकि वो डी ब्लॉक होते हैं। तो 12th वर्ग में आने वाले जो एलिमेंट हैं वो है Zn CD और Hg और उसके बाद UUV। और UUV को हम छोड़ दें तो Zn CD और Hg इनको हम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं पर ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं होते हैं। और बेसिकली इनमें भी जो Hg होता है वो आपकी पीरियोडिक टेबल में ओनली 1 एलिमेंट है, 1 मेटल है जो कि लिक्विड फेज में होता है। ये होता है लिक्विड फेज में, यानी कि इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो लिक्विड होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आता है 4th आपका F ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। और ये सभी एलिमेंट आपके n-2 F ऑर्बिटल में या F सब शेल में एंट्री करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 n-1 D01, ठीक है, n-2 F12 14। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो एलिमेंट आते हैं वो केवल 6th एंड 7th पीरियड से रिलेटेड है, 6th और 7th पीरियड से रिलेटेड है। और केवल एक ही वर्ग है जिसमें इन सभी एलिमेंट्स को रखा जाता है और वो वर्ग है 3rd V, यानी कि हम 3rd वर्ग से इनको रिलेट किया जाता है। तो 3rd V में आने वाले जो 6th पीरियड में अगर हम देखें, 6th पीरियड में जो एलिमेंट आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एलिमेंट हैं आपके पीरियड में Ce58 से ल्यूटेशियम 71 तक के 14 एलिमेंट्स आते हैं।
14 एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से 7th पीरियड में थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो 6th पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनको लेंथेनॉइड एलिमेंट, और 7th पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनको बोला जाता है एक्टिनॉइड एलिमेंट। इनको एक्टिनॉइड एलिमेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा 3rd V में जो टोटल एलिमेंट रखे जाते हैं, जो लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट रखे जाते हैं उनका जो नंबर है टोटल 32 एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो 3rd V मतलब 3rd ऑर्बिटल में रखे, 3rd V यानी 3rd क्लास में यानी तीसरे वर्ग में रखे जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होता है। ठीक है, और इनमें 7th पीरियड के लिए एक स्पेशल बात और बता देता हूँ। यहाँ पर यूरेनियम 92 के बाद जितने एलिमेंट आएंगे उन सभी को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। ट्रांस, क्योंकि सारे तत्व यूरेनियम के बाद आ रहे हैं। और वैसे भी एक बात आप ध्यान में रखें कि जो 7th पीरियड में जो एफ ब्लॉक वाले एक्टिनॉइड सारे जो तत्व होते हैं सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि उनका सेल्फ डिकम्पोजिशन होता रहता है, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसमें यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको परा यूरेनियम यानी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। और इनको सुपर हैवी मेटल भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनको सुपर हैवी मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, और चूँकि इनमें से अधिकांश तत्वों को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है इसलिए इनको सिंथेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं, इनको सिंथेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। वैसे आपको मैं ये बता देता हूँ जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है, इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहते हैं। जो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो n-2 f ऑर्बिटल में यानी इंटरनल ऑर्बिटल वाले शेल में एंट्री करते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। और इसके अलावा एक बात और समझ लेते हैं, एक बार और सुन लें आप जाते जाते, और वो बात ये है कि यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट हैं, जैसा कि अभी बोला था 6th पीरियड के सभी एलिमेंटों को हम क्या बोलते हैं, सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। और जाते जाते एक बात और कि एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनका यानी क्वांटिटी बहुत कम होती है ना, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा धातुएं रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है। आई थिंक आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आया होगा और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ बात बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपनी राय दें और अपना कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप उसे ज़रूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें। थैंक यू।